हेलो दोस्तों, आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 18 लेक्चर आपके सामने ले आए हैं और आज हम नए कंसेप्ट को स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड बेस केमिस्ट्री। और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में एसिड बेस केमिस्ट्री के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम नए कंसेप्ट को चालू करेंगे, एसिड बेस केमिस्ट्री। हमने पिछली वीडियो में एरोमेटिसिटी को पूरा अच्छी तरह कंप्लीटली खत्म कर दिया था, तो आज हम इसको एसिड बेस केमिस्ट्री का जो सीरीज चालू करने वाले हैं। और एसिड बेस केमिस्ट्री में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या स्टडी करना है, उस चीज पर आ जाते हैं। तो हमें 3 बातें स्टडी करनी है एसिड बेस केमिस्ट्री में। तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। दूसरा हम देखने वाले हैं एसिड्स और एसिडिक स्ट्रेंथ को स्टडी करेंगे। तीसरी क्या स्ट्रेंथ का जो वीडियो लेक्चर ऐसे इन्हीं पार्टों में डिवाइड होगा। और तीसरा जो पढ़ने वाले हैं बेस और बेस के स्ट्रेंथ को हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके इन सभी को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस खत्म कर देंगे और एसिड एंड एसिडिक स्ट्रेंथ को हम थोड़ा बहुत खत्म करेंगे, क्योंकि एसिड एंड एसिडिक स्ट्रेंथ पे थोड़ा बहुत लेक्चर लंबा होगा, क्योंकि हमें डेप्थ पढ़ना है, क्योंकि हमारे एग्जाम से रिलेटेड छोटे मोटे तो क्वेश्चन आने से रहे, बड़े क्वेश्चन आने, तो भाइयों इन सभी चीजों को डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा एसिड एंड एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो दिक्कत ना आए कि एसिड हायर पुअर एसिड कौन सा है, बेटर एसिड कौन सा है, तो ये चीज दिक्कत ना है, इसलिए ये चीज वीडियो लेक्चर थोड़ा डेप्थ में रहेगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेस में ये पता चलेगा कि आपको एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज पता करेगा। जल्दी से हम इनको खत्म कर देते हैं इंट्रोडक्शन को, फिर अपने मेन कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तो भाइयों देखो, साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी राय रख दी एसिड और बेस के ऊपर। एसिड वो होते हैं, बेस वो होते हैं। तो 3 तरह के साइंटिस्ट आए। पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था अरहेनियस, और उन्होंने अपनी थ्योरी रख दी एसिड और बेस के ऊपर। अरहेनियस उस थ्योरी का नाम रख दिया अरहेनियस थ्योरी। ठीक है, अपने नाम के ऊपर ही रख दी। तो अरहेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं। H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन को ही हम बोलते हैं प्रोटॉन डोनर। मतलब अरहेनियस के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, अरहेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करे इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी के अंदर, इन वाटर के अंदर। अगर पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहे हैं, उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। और बेस को क्या बोलेंगे अरहेनियस के अकॉर्डिंग, बेस वो होंगे जो OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, पानी में अगर रिलीज हो जाए उन कंपाउंडों को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। अगर पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन रिलीज हो उन कंपाउंडों को बोलेंगे एसिड, और ये इन्हीं को बोलते हैं प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन रिलीज हो तो उनको बोलते हैं, पानी के अंदर की बात चल रही है, पानी के अंदर इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर प्रोटॉन रिलीज हो उनको बोलेंगे एसिड, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो तो इनको बोलेंगे बेस। तो क्लियर हो गया आपको, अरहेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया कि एसिड कौन है, बेस कौन है। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए ब्रोंस्टेड साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी थ्योरी बना दी, ब्रोंस्टेड थ्योरी। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने मानी, अरहेनियस की एक बात मानी कि एसिड, चलो मैंने माना कि एसिड वो होते हैं, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग भी एसिड, अरहेनियस के अकॉर्डिंग जो एसिड था वही रहा, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड वही रहे। कहा कि एसिड वही होते हैं जो पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दे, मतलब प्रोटॉन डोनेट करे पानी के अंदर। ठीक है, पर उनके अकॉर्डिंग बेस कुछ अलग थे। उन्होंने कहा, उनके अकॉर्डिंग एसिड तो वही रहे कि जो पानी के अंदर प्रोटॉन को डोनेट करे। ठीक है, प्रोटॉन डोनेट करे वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एसिड। अब इनके अकॉर्डिंग बेस थोड़े अलग थे। वो कह रहे थे कि बेस वो कंपाउंड होंगे जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, वो कंपाउंड बेस होंगे। प्रोटॉन डोनर वो कंपाउंड क्या होंगे, एसिड होंगे। और प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होंगे, वो होंगे भाइयों बेस होंगे। तो ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन डोनर होंगे वैसे कंपाउंड क्या होंगे, एसिड होंगे, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे वो कंपाउंड क्या होंगे, बेस होंगे। तो ये 2 क्लियर होगी आपकी बात। तो थर्ड जो साइंटिस्ट आए उन्होंने अपनी थ्योरी रखी। तो थर्ड जो साइंटिस्ट है उनका नाम था लुइस, और उन्होंने अपनी थ्योरी रखी तो उस नाम का रख दिया, अपने नाम पे ही नाम रख दिया लुइस थ्योरी। लुइस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई प्रोटॉन डोनेट और करने और ना प्रोटॉन को लेने देने का कोई मतलब नहीं है। हमारे अंदर सिर्फ लोन पेयर या अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लेना और देना होगा, सिर्फ लोन पेयर या अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लेना देना होगा। तो लुईस एसिड के अकॉर्डिंग एसिड वो होंगे जो लोन पेयर क्या कर रहे होंगे, डोनेट कर रहे होंगे।
लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर डोनेट कर रहे होंगे, अगर वो लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे तो वो कंपाउंड क्या हो जाएंगे, एसिड हो जाएंगे। और बेस इनके अकॉर्डिंग क्या थे, जो लोन पेयर और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहे थे, ये एक्सेप्ट करे तो वो कंपाउंड क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। अब बात बोलोगे हम अरहेनियस की थ्योरी पकड़े, ब्रोनस्टीड की थ्योरी पकड़े या फिर लुईस की थ्योरी पकड़े। अब बात आती है कि हम किसका कंसेप्ट लेके आगे बढ़ेंगे, तो भाइयों हमें सिर्फ ब्रोनस्टीड थ्योरी को ही लेके आगे बढ़ना है। ब्रोनस्टीड थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोटॉन डोनर हमें एसिड कहेंगे। एसिड क्या होते हैं, जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, तो इन चीजों को याद रखना। और बेस क्या होते हैं, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने हैं। तो हमें तीनों थ्योरी को नहीं लेके चलना, सिर्फ हमें ब्रोनस्टीड थ्योरी पूरी एसिड बेस केमिस्ट्री में लेके चलना है। ठीक है भाइयों, हमें किसको लेके चलना है, ब्रोनस्टीड थ्योरी को ही। तो ब्रोनस्टीड थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोटॉन डोनर एसिड कहलाते थे और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस कहलाते थे। प्रोटॉन डोनर एसिड में कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे एसिड कौन कौन से हो सकते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे, वो है HCl, HNO3, H2SO4। ये सारे एसिड प्रोटॉन डोनेट करते हैं। और बेस कौन होंगे, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। प्रोटॉन का एक्सेप्ट कौन करते हैं, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जिनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर उनके पास लोन पेयर होते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कंपाउंड क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वो कंपाउंड बेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जिनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिनके पास लोन पेयर होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन डोनर कौन से होते हैं, एसिड होते हैं, ये सारे प्रोटॉन डोनर है। तो भाइयों इन चीजों को याद रखना, हमें ब्रोनस्टीड कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ना था, यही हमारा इंट्रोडक्शन है। अब अपने मेन कंसेप्ट पे चलते हैं, एसिड एंड देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाइयों, एसिड एंड देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो भाइयों हमें किस चीज को लेकर चलना है, ये चीज क्लियर हुई आपको। हमें सिर्फ क्या लेकर चलना है, हमें सिर्फ ब्रोनस्टीड थ्योरी के अकॉर्डिंग चलना है। तो ब्रोनस्टीड थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो होते थे, एसिड एंड देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ, तो ब्रोनस्टीड थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो होते थे जो प्रोटॉन को, एसिड क्या होते थे जो प्रोटॉन को डोनेट करे, और बेस क्या होते थे जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। ठीक है भाइयों, तो एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं। तो हम सीधा बात किस चीज की करने वाले हैं, एसिड की करने वाले, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, प्रोटॉन डोनर। तो आ जाओ, तो हम जैसे हमारे पास दो एसिड है, एक HA1 है, एक H2A2 है। ठीक है, दोनों ही क्या करेंगे, प्रोटॉन डोनेट करेंगे पानी के अंदर, H पॉजिटिव और A1 नेगेटिव। ऐसे यहां पर H पॉजिटिव और A2 नेगेटिव के अंदर। तो भाइयों दोनों ही पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे। अब बात आती है इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड में से कौन अच्छा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो इन सब चीजों के मतलब एसिड की स्ट्रेंथ को बताने के लिए है, हमें दो एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो पता करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है क्वांटिटेटिव मेथड। क्या है भाइयों, क्वांटिटेटिव मेथड। और दूसरा जो तरीका है उसका नाम है क्वालिटेटिव मेथड। तो भाई ये दोनों के अकॉर्डिंग हम एसिडिक स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, कौन सा एसिड क्या होगा, वीकर होगा। तो पर हमें सिर्फ क्वालिटेटिव मेथड को ही पढ़ना है, पर हमें क्वांटिटेटिव मेथड थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसमें क्या होगा, थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट लगेगा, मैथमेटिकल कंसेप्ट रहेगा। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, दो चीज पढ़ेंगे, एक pKa की वैल्यू पढ़ेंगे और एक Ka की वैल्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें, हमें ये दो चीज अब अगर हमें पता चल जाए, Ka की वैल्यू और pKa की वैल्यू, या Ka का ऑर्डर या pKa का ऑर्डर, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा और कौन सा एसिड वीकर होगा। तो हमें मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग pKa या Ka की वैल्यू पता चलनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं कि Ka क्या होता है, pKa क्या होता है, और क्वालिटेटिव मेथड से हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड स्ट्रॉन्गर है कैसे बेस है। तो समझो भाई, हमें क्या चल रहे हैं, क्वालिटेटिव मेथड पे, क्वालिटेटिव मेथड। तो आ जाओ भाई, क्वालिटेटिव मेथड के अकॉर्डिंग समझो, जैसे क्वालिटेटिव मेथड के अकॉर्डिंग समझो भाइयों कि जैसे ये एसिड है, ये इक्विलिब्रियम कंसेप्ट को लेकर चलता है, आयनिक इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को लेकर चलता है। ये
आयनिक इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को लेके चलता है। जैसे Ha ये डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव और A नेगेटिव में। तो ये जो दो हाफ एडेड एरो है दोनों की साइड, इन्हीं को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम की रिएक्शन बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब दोनों डायरेक्शन में होती है तो रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में। ठीक है भाइयों, तो ये जो एसिड की जो स्ट्रेंथ होगी, ये जो एसिड की जो स्ट्रेंथ होगी ये किस पे डिपेंड कर रही होगी, के की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रही होगी, नहीं कर रही होगी, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही होगी, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही होगी। तो एक चीज याद रखना, इन शॉर्ट आपको बता देता हूं, ज्यादा हमें तो इनको डेप्थ में पढ़ना नहीं है, तो इतना आपको पता रहेगा कि हमें दो चीज पढ़नी है मैथमेटिकल कंसेप्ट में, के की वैल्यू और पीके की वैल्यू। तो आ जाओ भाई, के क्या होता है, अगर भाइयों ये जो एसिड है वो स्ट्रोंगर होगा, ये अगर भाइयों एसिड क्या होगा, स्ट्रोंगर एसिड होगा, तो यहां पर जो के की वैल्यू होगी वो हाई होगी, के की वैल्यू हाई होगी। और हमारा जब वीकर एसिड होगा तो के की वैल्यू क्या होगी भाइयों, लो होगी। तो दो चीज याद रखना, अगर हमारी के की वैल्यू हाई आती है तो कंपाउंड क्या होगा, स्ट्रोंगर एसिड होगा, अगर के की वैल्यू लो आती है तो एसिड कैसा होगा, वीकर एसिड होगा। ठीक है, और ऐसे ही हम बता सकते हैं पीके की वैल्यू, जो के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीके के, अगर के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, तो अगर हमारा के हाइयर हुआ मतलब हाइयर पीके, के की वैल्यू हाइयर हुई तो हमारी पीके की वैल्यू कैसी होगी, लोअर होगी, लोअर विल बी पीके। अगर हमारे के की वैल्यू लो हुई तो हमारा हाइयर हो जाएगा पीके, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाइयर विल बी पीके। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हमारे जो पीके की वैल्यू लो होगी तो हमारा एसिड कैसा होगा, स्ट्रोंगर होगा, क्योंकि के की वैल्यू हाई है तो ऑब्वियस ही बात है स्ट्रोंगर एसिड होगा, तो पीके की वैल्यू क्या होगी, लो होगी। तो अगर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पीके लो होगा तो स्ट्रोंगर एसिड होगा, और हमारे जब पीके की वैल्यू हाई होगी तो हमारा वीकर एसिड होगा। तो के और पीके के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, के के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर के की वैल्यू हाई होगी तो स्ट्रोंगर एसिड होगा, अगर के की वैल्यू लो होगी तो वीकर एसिड होगा। ठीक है भाइयों, अगर हमारे पीके की वैल्यू लो हुई तो स्ट्रोंगर एसिड होगा, के की वैल्यू क्या होगी, लो हाई हुई तो स्ट्रोंगर एसिड होगा। तो इस चीज को याद रखना, यही था हमारा क्वांटिटेटिव मेथड। अब हम अपने क्वालिटेटिव मेथड के ऊपर चल रहे हैं, क्वालिटेटिव मेथड के अकॉर्डिंग। तो क्वालिटेटिव मेथड अकॉर्डिंग ये तो हमें इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट था भाई, ये जो के और पीके की जो वैल्यू हमने डिस्कस करी ये तो हमारे इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट था, और हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, ऑर्गेनिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो भाई ऑर्गेनिक के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बता देती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताती है। तो कौन सा मेथड है, क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है भैया, तो क्वालिटेटिव मेथड किस पे, ऑर्गेनिक के कंसेप्ट पे डिपेंड कर रही है, ऑर्गेनिक कंसेप्ट पे डिपेंड कर रही है। ऑर्गेनिक कंसेप्ट हमें क्या बताती है, समझो जो जैसे HA1 है, एसिड है, ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में। तो भाई एक चीज याद रखना, जो ये हमें कोई एसिड H पॉजिटिव आयन की स्ट्रेंथ कब ज्यादा मिलेगी, हमें किसी एसिड, जब एसिड डिसोसिएट होगा तो हमें H प्लस की स्ट्रेंथ कब ज्यादा मिलेगी, जब ये अनायन इसको रिवर्स अटैक ना मार के इस रिएक्शन को रिवर्स ना कर दे। अगर अनायन इस रिएक्शन में इस रिवर्स अटैक मार के इस रिएक्शन को रिवर्स कर देगी तो हमारे H प्लस की आयन स्ट्रेंथ जो होगी कम होगी। क्यों, अनायन क्यों अटैक मारेगा रिवर्स, उसके पीछे रीजन है, अगर अनायन हमारा अनस्टेबल हुआ तभी वो ऐसा करने की सोचेगा, जब भाई ये अनस्टेबल होगा तभी ये रिवर्स अटैक मारने की कोशिश करेगा और रिएक्शन हमारा यहाँ पे आ जाएगा और एसिडिक जो H प्लस की आयन की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ काफी हद तक अनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो भाई इस चीज का याद रखना, जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ऑर्गेनिक कंसेप्ट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। तो इस चीज को नोट करना भाई हो,
यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अगर हमारा एनायन स्टेबल हुआ तो गुड एसिड होगा, अगर हमारा स्टेबल, अब वो जो एनायन होगा वो अनस्टेबल होगा तो क्या करेगा? वापस रिवर्स अटैक में रिएक्शन को रिवर्स कर देगा और H प्लस के आयन की स्ट्रेंथ कम मिलेगी, तो ऑब्वियस ही बात है तो हमारा वीकर एसिड होगा। तो इतना याद रखना कि एसिड स्ट्रोंगर कब होगा? जब स्ट्रेंथ ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन अच्छा होगा। तो मतलब एनायन जब स्टेबल होगा, मोर स्टेबल एनायन, मोर स्टेबल एनायन, तो क्या होगा? स्ट्रोंगर एसिड, स्ट्रोंगर एसिड, और लेस स्टेबल एनायन तो हमारा क्या होगा? वीकर एसिड होगा। तो इस चीज को नोट कर लो भाइयों। तो याद रखना है स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे बताना है, ठीक है भाइयों। तो ऑर्गेनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहता है भाइयों? टेंशन मत लो कि मैं भी हूं, कि मैं भी आपको स्टेबिलिटी ऑफ अनायन के अकॉर्डिंग से मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता सकती हूं। तो ये क्या रहा ऑर्डर? एसिडिक स्ट्रेंथ जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के। अगर मोर स्टेबल एनायन होगा तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, अगर लेस स्टेबल एनायन होगा तो वीकर एसिड होगा, ठीक है। इस चीज को नोट कर लो, इस चीज को नोट कर लो। फिर अब चलते हैं हमारी, तो मतलब यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? टोटली मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे डिपेंड कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे डिपेंड कर रही है। अब चलते हैं फैक्टर ऑन विच स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पर अफेक्ट कर सकते हैं, उस चीज पे चलते हैं, ठीक है भैया। तो ये तो हमें पता चल गया, अगर हमारा एनायन स्टेबल हुआ, अगर हमारा एनायन स्टेबल हुआ तो वो क्या, वो जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। अगर हमारा एनायन लेस स्टेबल हुआ तो वो एसिड वीकर होगा। ये तो हमें कल पता चल गया। अब चलते हैं फैक्टर ऑन विच द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो पहला जो फैक्टर है जिनको हमें डिस्कस करना है उसका नाम है साइज। तो भाइयों जो साइज है हमारी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे कैसे अफेक्ट कर रहा है उस चीज को देखो। जो हमारा जो साइज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो हमारा साइज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की। मतलब जो साइज ऑफ एनायन होगा, एनायन का जो साइज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की। मतलब एनायन का साइज हाई होगा, ग्रेटर द साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर, इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेटर द साइज ऑफ एनायन। अगर एनायन का साइज ज्यादा हुआ तो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अगर स्टेबिलिटी ग्रेटर हुई तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो हमें स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे डिपेंड करना है। अगर स्टेबल क्या होगा भाइयों? अगर स्टेबल एनायन मिलेगा तभी तो स्टेबल, उससे हमें पता चल जाएगा कि एसिड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है। तो भाइयों देखो, ग्रेटर द साइज ऑफ द एनायन, जितना ज्यादा साइज होगा, जितना बड़ा साइज होगा तो उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जितना स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर लोअर विल बी द साइज ऑफ एनायन, लोअर द साइज ऑफ एनायन, तो लोअर विल बी द स्टेबिलिटी, और अगर स्टेबिलिटी लोअर होगी तो वो जो एसिड होगा वो वीकर होगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि एसिड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है। इस चीज को नोट कर लेना, फिर इसके बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भैया आ जाओ, ये बताओ कि HCl, HF, HCl, HBr और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? तो भाई अभी मैंने क्या बताया था, एसिड कब स्ट्रॉन्गर होगा? जब एसिड क्या होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करे, तो ये डोनेट करेंगे, H पॉजिटिव निकल जाएंगे चारों में से। तो फ्लोरीन पे नेगेटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव, ब्रोमीन पे नेगेटिव, और ये अनाइन फॉर्म बनेंगे। तो भाई अभी मैंने क्या बताया, पहला जो फैक्टर है डिपेंड कर रहा है, मतलब सबसे पहला जो फैक्टर देखेंगे वो देखेंगे साइज का। सबसे पहला फैक्टर देखेंगे वो साइज का देखेंगे। साइज अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगी, अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो देख सकते हैं
क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई आंटी। तो यही थे, यही ऑर्डर था। तो देख सकते हैं फ्लोरीन पे फ्लोर ऊपर से नीचे आएंगे तो सेल्स बढ़ते जाएंगे, सेल्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ता जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है आयोडीन का सबसे बड़ा साइज होगा, देन ब्रोमीन का, देन क्लोरीन का, देन फ्लोरीन का। तो स्टेबिलिटी ऑफ एन क्या होगी, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, आयोडीन नेगेटिव, देन ब्रोमीन नेगेटिव, देन क्लोरीन नेगेटिव, देन आयोडीन नेगेटिव, वो फ्लोरीन नेगेटिव। तो ये तो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया। और भाइयों इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर, डी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, देन सी, देन बी, देन ए। ये हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड आ गया, स्ट्रॉन्गर एसिड का ऑर्डर आ गया। कैसे पता चला, स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करना है। पहले क्या करना है, साइज फैक्टर देखना है, साइज फैक्टर से स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल लो। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर पता चल जाएगा तो ऑब्वियस बात है स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है भाइयों, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन से डील करना है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इतना याद रखना, फैक्टर क्या है, साइज का फैक्टर याद रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन। ठीक है भाइयों, तो बताओ ए और बी में कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो एक एच हटाओ, एच पे नेगेटिव, यहां से भी एच हटाओ, ओ पे नेगेटिव। तो भाइयों देख सकते हैं जो सल्फर है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ऑक्सीजन है वो सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट में दो शेल होगी और थर्ड पीरियड एलिमेंट 3 शेल होगी। तो किसका साइज बड़ा होगा, ए का बड़ा होगा देन बी का। तो साइज फैक्टर से कौन जीता, ए इज ग्रेटर देन बी। और जब स्टेबिलिटी ऑर्डर पता चल गया तो एसिडिक ऑर्डर पता चल जाएगा, ये हमारी स्टेबिलिटी ऑर्डर है। और जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन होगी, एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल इसका होगा क्योंकि सबसे बड़ा साइज है। तो एसिडिक ऑर्डर किसका होगा सबसे ज्यादा, तो एसिडिक ऑर्डर यही होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। इस चीज को नोट कर लो भैया, इस चीज को नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो कि बताओ जो फिनोल और इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ए और बी में। तो भाई वापिस एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करवा दो, फिर प्रोटॉन डोनेट करेंगे तो एनायन जरूर फॉर्म होंगे। तो अब चेक करो साइज फैक्टर कि एनायन कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो देख सकते हैं ये सल्फर है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, अभी वापस बताइए, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है और थर्ड पीरियड एलिमेंट का मतलब इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन ए, और एसिडिक ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन ए। खत्म कहानी। ठीक है भाइयों, ठीक है। तो भाइयों इस चीज पर एक अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एग्जाम से रिलेटेड, उस चीज को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखना, इस चीज को ध्यान लगाना कि क्वेश्चन इस टाइप में भी देखे जा सकते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको मैं दिखा सकता हूं कि किस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है भाई, देखो सोडियम हाइड्राइड डाल दिया, सोडियम हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, ये सोडियम हाइड्राइड क्या होता है, गुड बेस होता है, बहुत ही अच्छा बेस होता है। और बेस क्या होते हैं, ब्रोस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें। तो भाइयों यहां से भी प्रोटॉन निकलेंगे, यहां से भी प्रोटॉन निकलेंगे और दोनों जगह क्या बनेंगे, अनायन बनेंगे। ये दोनों ही तैयार हैं, दोनों ही एसिड है और दोनों ही तैयार है प्रोटॉन को देने के लिए। पर जो सोडियम हाइड्राइड है वो कहां से हाइड्राइड को मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना पसंद करेगा, जहां से स्ट्रॉन्गर एसिड मिलेगा। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो इजिली H पॉजिटिव आयन को मतलब प्रोटॉन को डोनेट करेगा, वो इजिली ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो भाई देख सकते हैं ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो जिसका साइज बड़ा होता है वो उसका ज्यादा स्टेबल एनायन होगा और जिसका सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन होगा वो सबसे अच्छा एसिड होगा। तो भाई इसका साइज बड़ा है इस एस के कंपेयर टू इसका, तो अभी से बात है इसका ये इजिली प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, तो इसकी वजह से ये यहां पर अटैक मारेगा, ये यहां पर अटैक मारेगा। ठीक है भाई, तो जैसे NaCH3 ले ली इसने, ठीक है, NaH लेके निकल गया, ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा यहां पर जब अगर अटैक मार देगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, SH OH और HCl3। ठीक है भाइयों, तो आपको समझ आ गया होगा कैसे आपको क्वेश्चन को डील करना है,
क्वेश्चन को कैसे डील करना है इसी पे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेकेंड, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इन दोनों बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, कंपैरिजन करो कौन सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, बताओ भाई किसकी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो देख सकते हैं HCl, ये दोनों हाइड्राइड आयन डोनेट करेंगे, यहां से O नेगेटिव, यहां से Cl नेगेटिव। तो भाइयों हमें कोई रेजोनेंस को चेक नहीं करना, सबसे पहला फैक्टर है, और जो ये फैक्टर है ना ड्यू टू प्रायोरिटी के हिसाब से चल रहे हैं, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, मतलब पहला साइज में फैक्टर है तो पहला साइज ही देखना है। तो साइज के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब ये एनायन ऑक्सीजन वाला है तो ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है। क्लोरीन और ऑक्सीजन का साइज बताओ किसका सबसे ज्यादा होगा, और क्लोरीन और ऑक्सीजन का साइज बताओ। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट तो फ्लोरीन होता है, तो क्लोरीन कौन सा पीरियड होगा, थर्ड पीरियड एलिमेंट होगा, और थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो इसका साइज सेल, इसके पास 3 सेल, इसके पास 2 सेल, तो कौन से सेल वाला सबसे बड़ा होगा, थर्ड सेल वाला सबसे ज्यादा बड़ा होगा, तो क्लोरीन का साइज सबसे ज्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर पता चल गया, इसका जो एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, HCl और कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा एसिडिक ऑर्डर आ गया, ठीक है भैया, एसिडिक ऑर्डर आ गया। अगर देखो भैया अभी तक तो क्या चल रहा था, साइज का फैक्टर हम डिस्कस कर रहे थे। अगर बाय चांस समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर बाय चांस कि साइज दोनों के बराबर आ जाए, बाय चांस साइज दोनों के बराबर आ जाए, तो हम कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ का मुकाबला करेंगे, कैसे बताएंगे कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, कौन सबसे ज्यादा बेसिक है। तो हमें जो नेक्स्ट फैक्टर जो डिस्कस करना है उसका नाम है, सेकेंड फैक्टर पे चल रहे हैं, सेकेंड फैक्टर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा इफेक्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इफेक्ट को चेक करेंगे। ये कब चेक करेंगे, जब हमारा साइज का फैक्टर फेल हो जाएगा तब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर पकड़ेंगे, ठीक है भाइयों, इस चीज का याद रखना। जब हमारा साइज का फैक्टर फेल हो जाए तब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर चेक करेंगे, ठीक है भाइयों। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन की स्टेबिलिटी पे ज्यादा गौर करेंगे, ठीक है भाई। इस चीज याद रखना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ा देगी एनायन की, ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ा देगी एनायन की। देखो फ्लोरीन CH2COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको एसिड में लिख सकता हूं मैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। एक मैंने ले लिया क्लोरीन, ठीक है, तो CH2, जैसे ऑक्सीजन ने ले लिया, जैसे मैंने चलो क्लोरीन ले लो, ठीक, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो कौन सबसे, तो भाइयों यहां पे देख सकते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन का साइज फैक्टर तो फेल हो जाता है, समझो ये देखो ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन है, तो भाई देखो साइज फैक्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम होता है, तो साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते। तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से आ जाओ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन है, फ्लोरीन है। तो भाई यहाँ देखो, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो अनायन जब भी किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज खड़ा होता है तो हाईली अनस्टेबल होता है। जैसे जब तक ये नहीं थे, ये दोनों नहीं थे, तब तक ये अनायन क्या थे, बहुत ही अनस्टेबल फील कर रहे थे। क्यों, इनके जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो खींचने वाला कोई नहीं था। जैसे ही आए तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचना ज्यादा आसान हो गया, और जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉब्लम थी इन्होंने खींच ली, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन्होंने खींच लिया, तो इसकी जो प्रॉब्लम थी इन्होंने अपने सर में ले ली। तो ऑब्वियस बात है कि दोनों ही काम ऐसे कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पर इन दोनों में सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा कौन है, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन है। तो भाइयों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन किसका होगा, पहले वाले का। सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन किसका होगा, पहले वाले का। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए देन बी, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगी। तो बेसिक बात है, अगर स्टेबल ज्यादा होगा एनायन तो उतने ही स्टेबल स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। ये हमारा एसिडिक ऑर्डर आ गया।
तो इस चीज को नोट कर लो, तो इस चीज को नोट कर लो, तो इस चीज को नोट कर लो। ठीक है भाई, तो अपने इस चीज को बताओ कि एग्जांपल ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन एनायन है एक हमारे पास, एक फ्लोरीन का एनायन है, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल या स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। तो आपको भी मैंने बोला फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ऑक्सीजन से, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? P इज ग्रेटर देन A। ठीक है भैया, B इज ग्रेटर देन A। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करो कि बताओ CH3 के ऊपर नेगेटिव है और OH के ऊपर नेगेटिव है और A एंड B में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? तो भाई देखो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन है। कैसे पता चलेगा? फोन कलीबर, फोन क्लोरीन ब्रोमीन ISC PH। तो भाई देख सकते हैं ये हमारा कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, इतने हमें ऑर्डर पता होने चाहिए। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन सल्फर, देन कार्बन, देन फिनाइल। तो भाई ये कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है जिसको आप नोट कर लोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। ठीक है भैया, तो देख सकते हैं ऑक्सीजन कहां पे? यहाँ पे, और कार्बन कहां पे? यहाँ पे, सबसे एंड में है। तो भैया ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, तो स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा? B इज ग्रेटर देन A। ठीक है भैया, तो ये ऐसे कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हमें पता चलनी चाहिए। तो भाइयों यहाँ पर हमने कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन लेके आए हैं। जैसे हमारे पास 3 तरह के कार्बन है, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होगी। और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। तो sp, sp2 और sp3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो भाइयों sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है sp2 से, देन sp3 से। तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आ चुका है। अब ये कैसे है उस चीज को समझने जा रहे हैं। तो ये जो कुछ है ये परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। 2 फैक्टर बताऊंगा आपको, एक परसेंटेज ऑफ एक्स कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बताऊंगा और दूसरा जो ओवरलैपिंग के थ्रू बताऊंगा। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर में आ जाओ। यहाँ जो परसेंटेज है एस कैरेक्टर वो 25% एस कैरेक्टर है। यहाँ पे जो परसेंटेज है एस कैरेक्टर का वो 33 पॉइंट समथिंग 3% एस कैरेक्टर है। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर देखो भाइयों, ठीक है। और यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है वो 50% एस है, 50% एस है और 50% क्या है? पी कैरेक्टर है। तो भाई यहाँ पे 50% एस कैरेक्टर, यहाँ 33, यहाँ सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसमें? तो जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू लेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसमें? sp में, देन sp2 में, देन sp3 में। तो इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या हुआ? sp, देन sp2, देन sp3। तो आ जाओ भैया हम अब ओवरलैपिंग के कंसेप्ट से समझते हैं कैसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग समझ लिया। अब ओवरलैपिंग के कंसेप्ट से देखते हैं कि क्यों sp की हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा, वो मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा पाई। तो देखो भैया एक ओवरलैपिंग ऐसी हुई है और यहाँ पे जो देखो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है वहां पे जो ओवरलैपिंग और ऑर्बिटल का जो डिस्टेंस था वो इतना था। जैसे ही हमने डबल बॉन्ड लेकर है जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल है वो ज्यादा ही गोल हो चुके हैं, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल गोल हो गए और जिसकी वजह से जो डिस्टेंस हो गया वो छोटा पड़ गया इसके कंपैरिजन में। और ट्रिपल बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग कुछ ज्यादा ही स्फेरिकल शेप में होगी और जिसकी वजह से डिस्टेंस इससे ज्यादा छोटा पड़ गया। तो डिस्टेंस जैसे छोटा बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कब अट्रैक्ट करेंगे? शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब अट्रैक्ट होंगे? जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के पास होगा। तो यहाँ देखो डिस्टेंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के पास हो गया और न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा तो अट्रैक्शन की फोर्स सबसे ज्यादा होगी। तो इसी वजह से जब डिस्टेंस कम है तो sp की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर होगी वो सबसे ज्यादा होगी, देन sp2 की, देन sp3 की। तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर था कार्बन के अंदर। तो यही हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर था कार्बन के अंदर। तो भाई ऐसे ही 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर को ध्यान में रखना है, 3 से 4। तो देखो कार्बन sp सबसे ज्यादा, देन कार्बन sp2 सबसे ज्यादा, देन कार्बन sp3।
तो ये हमारी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर था हाइब्रिडाइजेशन में। ऐसी नाइट्रोजन की sp सबसे ज़्यादा होता है, देन नाइट्रोजन की sp2 से, देन नाइट्रोजन की sp3 से। ऐसे ही सिमिलरली ऑक्सीजन में करना है, ऑक्सीजन की sp सबसे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की sp2, सेम कंसेप्ट लगेगा इनमें भी, ऑक्सीजन की sp3 का। तो ये 3 ऑर्डर याद रखना है, जिसकी वजह से हमारा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको समझ आए। तो देखो भैया, कार्बन sp, देन sp2, देन sp3, मतलब कार्बन की sp का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी सबसे ज्यादा थी, तो देखो कार्बन सबसे ज्यादा है इन तीनों में से, तो सबसे कम किसकी है? sp3 की है, तो सबसे कम। और हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बता रहा हूं, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो भाई लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अट्रैक्शन की फोर्स ज्यादा होगी तो साइज छोटा हो जाएगा। साइज छोटे करने की वजह से क्या होगा? उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो लेफ्ट टू राइट सबसे पहले कौन आता है? देन कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की, देन ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन, देन कार्बन की। तो मैंने आपको ऑर्डर भी बताया था ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो इसके अकॉर्डिंग भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन रहा? इसके अकॉर्डिंग भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन रहा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। तो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट होगा वो कार्बन सबसे ज्यादा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो कार्बन की दिखा दी, नाइट्रोजन, फिर बाद में नाइट्रोजन की, देन ऑक्सीजन की। तो पर एक फर्क देखा गया इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जो कार्बन की sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन की sp3 से ग्रेटर पाई। इस चीज को याद रखना, कार्बन के जो sp का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर है वो नाइट्रोजन के sp3 से ग्रेटर पाई, और नाइट्रोजन के ऐसे ही सिमिलरली नाइट्रोजन की sp ऑक्सीजन की sp3 से ग्रेटर पाई। तो यही चीज याद रखनी है, दो चीज। और फ्लोरीन सबसे ज्यादा टॉप पे होता है। फ्लोरीन में ऐसा कंसेप्ट नहीं होता कि ऑक्सीजन की sp फ्लोरीन की sp3 से, ऐसा कुछ नहीं होता कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज्यादा होगी। इन दोनों में ही होता है। नाइट्रोजन की जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ऑक्सीजन की sp3 से ज्यादा पाई, कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन की sp3 से हाई पाई। तो हमें यही दो चीजों का याद रखना है, ये चीज आपको समझाना था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कैसे इस चीज वेरी कर रही है, ठीक है। तो ऑर्डर बताओ, इन तीनों में ऑर्डर बताओ, कौन सबसे, ऑर्डर बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैसा होगा। तो सबसे ज्यादा तो टॉप पे क्या है? फ्लोरीन है, फिर कौन है? ऑक्सीजन है sp हाइब्रिडाइजेशन वाला, फिर कौन है? ऑक्सीजन sp हाइब्रिडाइजेशन वाला, फिर ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला, फिर नाइट्रोजन sp, ऑक्सीजन sp3 से ज्यादा है, फिर नाइट्रोजन sp, फिर इसके बाद में कौन है? ऑक्सीजन sp3, ऑक्सीजन sp3 दिखा दो। फिर बाद में देखो कौन है? नाइट्रोजन sp2 है या नहीं है? नाइट्रोजन sp2 है। फिर देखो कार्बन sp है, तो लगा दो भाई कार्बन sp। फिर इसके बाद में देखो नाइट्रोजन sp3 है, नाइट्रोजन sp3 है। इसके बाद देखो कार्बन sp2 है, फिर कार्बन sp3 है। तो ये हमारे पे ऑर्डर आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में याद रखना नाइट्रोजन की जो sp होती है ऑक्सीजन की sp3 से ज्यादा बढ़ जाती है, और कार्बन की जो sp होती है वो नाइट्रोजन की sp3 से ज्यादा हो जाती है। तो ये दो फैक्टर आपको याद रखने हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। हम क्या कर देते हैं, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हम लेफ्ट टू राइट के केस में फंस जाते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में हम रोंग कर जाते हैं। इस चीज को याद रखना, ठीक है भैया, इस चीज को याद रखना, ठीक है भैया। तो यही था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जैसे हमने देखना था। तो एक क्वेश्चन है, पहले बताओ कि CH4 NH3 और H2O और HF। तो भाइयों इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो भाई एक एक हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन हटाएंगे तो नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हटाएंगे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हटाएंगे नेगेटिव चार्ज। तो A, B, C और D में स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एनाइन बताओ। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एनाइन कैसे बनाएंगे? जब हमें पता चलेगा कि कौन सबसे ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन किसकी होगी। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। यहाँ नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, और फ्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। तो भाइयों ऑर्डर में तो सबसे ज्यादा कौन जीतेगा? फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा जीतेगा,
मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन में फ्लोरीन पे जो नेगेटिव चार्ज आया वो तो सबसे ज्यादा होगा, देन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, देन नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज के फैक्टर से जीत रहे हैं, फिर आखिरी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है और यही हमारा एसिडिक ऑर्डर है। ठीक है भैया, यही हमारा एसिडिक ऑर्डर है। मतलब एक सबसे ज्यादा, डी सबसे ज्यादा, देन सी, देन बी, देन है, ये हमारा एसिडिक ऑर्डर है। ठीक है, अब हम अपने नए कंसेप्ट मतलब नए अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी फंडा फेल हो जाए, जब हमारा साइज का फंडा फेल हुआ तब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाथ पकड़ा। अगर साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कॉमन आ जाए, किसी भी एटम में अगर साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कॉमन आ जाए तो हम जिस फैक्टर से हम एसिडिक स्ट्रेंथ बताएंगे उस फैक्टर का नाम है इफेक्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन। इफेक्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन, इफेक्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन। इसमें क्या होगा भाइयों, जैसे हमारे पास एक एनाइन ये है और एक हमारे पास एक एनाइन ये है, तो देख सकते हैं ए और बी में क्या फर्क है। ये जो एनाइन है इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, लोकलाइज्ड है, और इसका जो एनाइन है वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है। और डीलोकलाइज्ड होने की वजह से नेगेटिव चार्ज, मैंने क्या बोला, अगर चार्ज रुका है तो कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और चार्ज अगर डिस्पर्स हो जाए मतलब फैल जाए तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो भाइयों ये देख सकते हैं चार्ज अगर रुका हुआ हो तो अनस्टेबल और चार्ज अगर डिस्पर्स हो जाए तो स्टेबल। तो देख सकते हैं एनाइन के यहाँ पे लोकलाइज चार्ज है मतलब रुका हुआ है तो ये हाईली अनस्टेबल होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन में पार्ट कर रहा है तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है डिस्पर्स हो गया, तो इसकी वजह से ये कंपाउंड, ये जो एनाइन होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी मोर हो जाएगी एज कंपेयर टू ए के। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा एनाइन का, बी इज ग्रेटर देन ए। क्यों होगा, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा विच इज बेटर एसिड, ऑब्वियस ही बात है जिसका एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो बी इज ग्रेटर देन ए, यही ऑर्डर हो जाएगा एसिडिक ऑर्डर। तो ऐसे ही हमें यही है डीलोकलाइजेशन कैसे इफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन पे और एसिडिक ऑर्डर पे। तो भाइयों डीलोकलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो कब यूज करेंगे, जब हमारा साइज फैक्टर कॉमन आ जाए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर कॉमन आ जाए, तब हम इस इफेक्ट पे चलेंगे, डीलोकलाइजेशन इफेक्ट पे। ऐसे नहीं कि भिड़ते आते पहले डीलोकलाइजेशन इफेक्ट से आंसर देना है, पहले साइज फैक्टर देखना है, फिर चेक करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, फिर आखिरी में चेक करना है इफेक्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन। ठीक है, तो आ जाओ कंपेयर करो विच इज बेटर एसिड, कंपेयर करना है कौन सा अच्छा एसिड होगा, कौन सा बेटर एसिड होगा। तो देखो भैया, तो हमारे पास दो क्वेश्चन है, CH3 CH2OH, एक एल्कोहल है हमारे पास, एल्कोहल, और एक हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो भाइयों इतना तो पता है हमें, एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, तो सभी दोनों में से प्रोटॉन निकाल दो, इसमें से निकाला प्रोटॉन, इसमें से निकाला प्रोटॉन, दोनों ही एनाइन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये एनाइन, ये जो नेगेटिव चार्ज है लोकलाइज्ड है, और लोकलाइज्ड एनाइन हाईली अनस्टेबल होते हैं। अगर किसी पे चार्ज रुका हो तो अनस्टेबल होगा, तो ये अनस्टेबल होगा ही नहीं होगा, अनस्टेबल है। और इस पे जो एनाइन है वो रेजोनेंस पे पार्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये डीलोकलाइज्ड एनाइन है, डीलोकलाइज्ड एनाइन। और डीलोकलाइज्ड होने की वजह से ये जो एनाइन है वो स्टेबल हो जाएगा, तो ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो obvious सी बात है ए और बी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी ज्यादा स्टेबल होगा ए से, बी ज्यादा स्टेबल होगा ए से, होगा ही नहीं होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बता दो, तो बी की सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ए से, क्योंकि बी ज्यादा स्टेबल है, अनायन है, तो जितना ज्यादा स्टेबल है ना उतना ज्यादा एसिडिक ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो भाई इतना याद रखना कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपैरिजन के लिए बोल दे भाई कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और रीजन पूछ ले भाई, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन से हम बता सकते हैं कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें बताओ कि फिनोल और अल्कोहल, देखो
हमारे पास एक अल्कोहल ये है और एक अल्कोहल बेंजीन जिंक से अटैच है, ठीक है, एक अल्कोहल ये वाला है, ठीक है, इसका नाम है फिनोल और ये तो है, ठीक है। तो देखो भैया ए और बी में अब आप पूछ लेगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ एनाइन का, तो भाई एसिड कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो एसिड के लिए तो भाई प्रोटॉन निकालने पड़ेंगे। तो चेक करो यहाँ पे जो एनाइन है वो क्या है, अनस्टेबल है। क्यों है अनस्टेबल, यहाँ पे जो एनाइन की जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड है, और लोकलाइज्ड है और लोकलाइज्ड होने की वजह से ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इस पे आ जाओ, यहाँ जो एनाइन है वो डीलोकलाइजेशन पार्ट कर रहा है, डीलोकलाइज्ड एनाइन है, मतलब डिस्पर्जन ऑफ चार्ज हो रहा है, और जितना ज़्यादा डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होगा, डीलोकलाइज है, चार्ज का डिस्पर्जन होगा, जितना ज़्यादा चार्ज का डिस्पर्जन होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा फिनोल और इसमें, तो ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर बी इज ग्रेटर देन ए, और यही हमारा एसिडिक ऑर्डर है क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन सबसे ज़्यादा इसी में है, तो बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, बी इज ग्रेटर देन ए। तो आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, बताओ कि फिनोल, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो भाई एसिड होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रोटॉन को निकालना पड़ेगा, यहां से प्रोटॉन निकालो, यहां से प्रोटॉन निकालो, प्रोटॉन को निकाल दिए। तो देखो यहां पे भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है, पर यहां पे डीलोकलाइजेशन होते होते यहां पे कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, मतलब यहां पे ज्यादा डीलोकलाइजेशन हो रहा है, और यहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, 2 ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, एक यहां उतरेगा और एक यहां चढ़ जाएगा, 2 ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, CH3COP नेगेटिव डबल बॉन्ड O, 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो यहाँ पे 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज है, यहाँ पे कम डीलोकलाइजेशन चार्ज है। तो हम इस फैक्टर का यूज करके हम बता सकते हैं कि A इज ग्रेटर देन B, स्टेबिलिटी एनाइन A की सबसे ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू B होगी। पर भाई हम यहाँ पर कर देंगे गलत, यहाँ पे ये चीज नहीं होकर स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है B इज ग्रेटर देन A, B इज ग्रेटर देन A। ऐसा क्यों हुआ उस चीज को समझो। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, जैसे ये डीलोकलाइजेशन पार्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, फिर दोबारा यहाँ उतरेगा तो यहाँ पे ऐसे चढ़ता है, मतलब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बार नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और दूसरी बार जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कहाँ पे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर पहला जो नेगेटिव चार्ज है वो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, और दूसरी बार जब रेजोनेंस होता है तो दूसरी बार भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। तो यहाँ पर दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे जो नेगेटिव चार्ज है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, वहां पे सिर्फ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे और बाकी पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। इसी वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, इतना याद रखना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे था तो स्टेबल था, दूसरी वाली में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो अनस्टेबल होगा। यहाँ पे दोनों पे ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ही है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ए से। अब क्वेश्चन आएगा कि फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो आप आंसर दे दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ बता दोगे, और रीजन भी बता दोगे भाइयों, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक पाया एज कंपेयर टू फिनोल, ठीक है। तो ऐसे ही हम मेरे को बताओ, ठीक है। ऐसे ही आ जाओ, मिथाइल सल्फोनिक एसिड को पकड़ते हैं हम, किसको, मिथाइल सल्फोनिक एसिड, CH3S डबल बॉन्ड O सिंगल डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। और एक हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्वेश्चन आता है कि
इन दोनों में सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? ये कौन सा है? मिथाइल सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और ये हमारा कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो एसिडिक कौन होगा? तो भाई प्रोटॉन को डोनेट करो, डोनेट करने के बाद चेक करो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। देखो एक बार यहाँ पे जाएगा, यहाँ बनेगा, और एक बार यहाँ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी जा सकता है। तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जाएगा। तो सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस पे है, तो 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 2। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए और बी में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 9 का ए इज ग्रेटर देन बी, और एसिडिक ऑर्डर भी यही होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। तो अब क्वेश्चन आएगा कि मिथाइल सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? मिथाइल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो आंसर याद कर, आंसर समझा देना और रीजन बता देना। ठीक है भाइयों, तो इसमें अब क्वेश्चन आ सकता है, इसमें के की स्ट्रेंथ बताओ और पीके की स्ट्रेंथ बताओ। के की स्ट्रेंथ बताओ, पीके की स्ट्रेंथ बताओ। मैंने क्या बताया था आपको? के की वैल्यू हाई होगी, के की वैल्यू हाई होगी तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो भाई स्ट्रॉन्गर एसिड ए है, तो के की वैल्यू हाई होगी ए की, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए इज ग्रेटर देन बी। और पीके क्या होता है? के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीके। तो ऑर्डर उल्टा कर दो, मतलब के बी सबसे ज्यादा होगा और ए। ठीक है, तो ये हमारे के और पीके की स्ट्रेंथ बता दी हमने आपको। ठीक है, ठीक है। और ऐसी आखिरी क्वेश्चन करते हैं, ये इस क्वेश्चन में बताना सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? HCl, HF, CH3, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और फिनॉल। स्टेबिलिटी ऑर्डर मतलब एसिडिक ऑर्डर बताओ, एसिडिक ऑर्डर बताओ A, B, C और D में। तो भाइयों क्या करेंगे? सीधा डीलोकलाइजेशन के फैक्टर पे आ जाएंगे? नहीं, मैंने क्या बताया था? डीलोकलाइजेशन का फैक्टर भी तब भी यूज करेंगे जब 2 फैक्टर फेल हो जाए। साइज का फैक्टर फिर चेक करेंगे, अगर साइज का फैक्टर फेल होता है फिर हम क्या चेक करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर, फिर दूसरा चेक करेंगे, तीसरा डीलोकलाइजेशन का फैक्टर। तो पहले साइज के फैक्टर से, क्लोरीन का साइज 3rd पीरियड एलिमेंट है, फ्लोरीन का साइज 2nd पीरियड एलिमेंट है, तो यहाँ पे साइज का फैक्टर फेल हो गया। ऑक्सीजन तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन ये साइज के फैक्टर से हम डिसीजन नहीं लेते, पर इन दोनों में तो डिसीजन ले सकते हैं। और साइज का फैक्टर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो साइज के फैक्टर से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? क्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। साइज के फैक्टर सबसे ज्यादा साइज इसका बड़ा होगा देन बी का। तो ए इतना पता चल गया, ए सबसे ज्यादा एसिडिक है बी से। पर सी और डी में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है? सी और डी में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है? तो मैंने क्या बताया? ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा मोर, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव और बाकी के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑर्डर किसका हो जाएगा? सी का देन डी का। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है, जिसको मेरे को बताना था और मैंने बता दिया। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पर हमने डीलोकलाइजेशन का इफेक्ट भी खत्म कर लिया। कल जो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट से क्या ये रोल है, तो पहले हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट हम जब अच्छी तरह क्लियर कर लेंगे तो इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जब ये इफेक्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन में फेल हो जाता है तब हम यूज करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का। तो अभी इसको नोट करो और याद करो, और अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। ठीक है भाइयों, तो नोट कर लो।